Dear student, my name is Ravi Kumar. I am lecturer of your psychology and sociology. आज हम लोग डिस्कस करेंगे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटका का जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड सोशियोलॉजी का पेपर हुआ था 19 जून 2025 को, उसको हम लोग एनालाइज करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इससे आपको बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलेगा और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें भी आपको बहुत सारी मदद मिल सकता है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन जो है डिफाइन फंडामेंटल राइट्स, एक्सप्लेन द वेरियस राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब हमारे देश में महिलाओं और बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि डिफाइन फंडामेंटल राइट्स। हमको सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करना है। उसके बाद वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कौन कौन से राइट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। तो जब भी हम लोग आंसर लिखना शुरू करेंगे तो आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन को हम, अगर कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, 2 पार्ट में है, तो सबसे पहले जैसे है डिफाइन फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करेंगे। उसके बाद जो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए फंडामेंटल राइट्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लिखेंगे। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे देश में जितने भी सिटीजन्स रहते हैं, जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी सिटीजन्स हैं, उन सबको इक्वल एंड एक्चुअल राइट्स दिया गया है, सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। जितने भी लोग इस देश में रह रहे हैं, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, उन सबको जो है बराबर अधिकार दिया गया है। वो अपने अधिकार के अनुसार भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो है वो इस देश में रह सकते हैं और अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। सबसे पहला आता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का अगर हम बात करें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो आर्टिकल 14, 15 एंड 16 के अकॉर्डिंग ये इंश्योर किया जाता है कि हमारे यहाँ वुमेन के लिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बहुत जगह पर अभी भी हमारे यहाँ देखने के लिए ये चीज़ मिलता है कि महिलाओं को जो है इसलिए मतलब जो है अलग कर दिया जाता है या फिर अलग नज़र से देखा जाता है क्योंकि वो महिलाएं हैं, उनसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको पूरा पूरा अधिकार दिया गया है कि वो एक पुरुष के बराबर है। और जितना भी आर्टिकल अभी आपको हम बताए 14, 15 एंड 16, ये इक्वल अधिकार देता है, बराबर अधिकार देता है और हर चीज़ में इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का। और भारत के किसी भी कोने में, किसी भी देश में आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग महिलाएं जो है वो रह सकती है, अपने आप को सेटल कर सकती है। फ्रीडम का अगर हम बात करें, राइट टू फ्रीडम का बात करें, तो इसमें हमारा राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आता है, फ्रीडम ऑफ असेंबली आता है। ये सारी चीज़ें जो है महिलाओं को आर्टिकल 19 के अनुसार दिया गया। अब बात ये है, कुछ बच्चे का सवाल ये रहता है कि सर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम कितना इसमें लिख सकते हैं। तो अगर पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखते हैं तो कम से कम आपको 6 से 7 पेज लिखना होगा और इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और आर्टिकल 23 एंड 24 का हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का कोई भी महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, उनको ये बराबर का अधिकार मिलता है कि वो
अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है, और उनको पूरा पूरा अधिकार दिया गया है इस समाज में रहने के लिए, इस देश में रहने के लिए। और इस देश का, इस समाज का जितना भी रिसोर्सेस है उस पर उनका भी पूरा पूरा अधिकार है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको भी प्रोवाइड किया जाता है। अब राइट फॉर चिल्ड्रन का हम बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन में चिल्ड्रन के बारे में भी पूछा गया है। तो चिल्ड्रन को राइट टू सर्वाइवल, मतलब उनको सर्वाइव करने के लिए जो है पूरा पूरा अधिकार है। उसको प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए, प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हर चीज़ में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बच्चा समझ करके या फिर जो है अनाथ अबोध समझ करके उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सके। इसलिए जो है भारत सरकार जो है ये उसको राइट दिलाती है कि वो पूरे तरीके से जो है अपने अधिकार के लिए लड़ सके और अपने अधिकार के साथ जो है इस समाज में, इस देश में जी सके। तो सर्वाइवल का अगर बात करें तो सर्वाइव करने के लिए उसको प्रॉपर कपड़ा चाहिए, फूड चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए। इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराना जो है उनके पेरेंट्स का जिम्मेदारी होता है, और अगर पेरेंट्स नहीं है, बच्चा अनाथ है, तो सरकार उसकी जिम्मेदारी लेती है। और उसके लिए बहुत सारे एनजीओज वगैरह जो है हमारे देश में काम कर रहे हैं, जो कि अनाथ बच्चों को ऑर्फनेज में रखा जाता है और उनको प्रॉपर नरिश किया जाता है, प्रॉपर एजुकेशन दिया जाता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ दिया जाता है, और शेल्टर्स वगैरह उनको प्रोवाइड कराया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। एकोमोडेशन और एसिमिलेशन का अगर हम बात करें, डिफरेंशिएट करने का बात करें, तो सबसे पहले हम लोग एसिमिलेशन का बात करते हैं। एसिमिलेशन में हमारा आता है कि अगर अलग अलग तरीके से हम किसी भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन को एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी स्कीम को हम लाते हैं, या और उस स्कीम के अनुसार हम अपना समाज में अपना नियम कानून को लागू करते हैं, उसको हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। एकोमोडेशन का अगर हम बात करें तो एकोमोडेशन में हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को जिस तरह से इन्हेंस करते हैं, नए नए चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, उसके बाद जो है अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने एकोमोडेशन को इन्हेंस करना, ये हमारा एकोमोडेशन में आता है। दूसरा है हमारा डिस्क्राइब द सैलेंट फीचर ऑफ द अर्बन कम्युनिटी। अर्बन कम्युनिटी का कुछ फीचर्स हम लोग को डिस्कस करना है। अर्बन कम्युनिटी का मतलब होता है जो लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा होता है, सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा से ज़्यादा होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ ईजी से ईजी वे में उनके पास अवेलेबल होता है। उसके बाद जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, ये सारी चीज़ें जो है उनको ईजी वे में अवेलेबल हो जाता है। दूसरा चीज़ है कि अर्बन कम्युनिटी में हर चीज़ जो है एक व्यवस्थित तरीके से किया गया है, जैसे हॉस्पिटल का फैसिलिटीज़ है, वाटर का फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद जो है एजुकेशन है, स्कूलिंग है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है। ये सारी चीज़ें जो है अर्बन कम्युनिटी में एक तरीके से, एक सुटेबल वे में उसको एडजस्ट किया गया है, ताकि वहाँ के लोगों को अर्बन कम्युनिटी में या फिर अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, लिस्ट एनी 4 फीचर्स ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस। अभी आप लोग देखते होंगे कि महिलाओं के प्रति जो है डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो डोमेस्टिक वायलेंस का अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ ये नहीं होता है कि आप किसी महिला को पीट दिए तो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत सारे तरह से आता है। फिजिकल एब्यूज करना, मतलब किसी भी महिलाओं को गाली गलौज करना, सेक्सुअल एब्यूज करना, मतलब जबरदस्ती किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करना, उसके साथ जोर जबरदस्ती रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, उसके बाद उसके साथ जो है गंदा व्यवहार करना, अपशब्द का इस्तेमाल करना, ये भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस में आता है।
इमोशनल एंड वर्बल एब्यूज, इमोशनली उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना, ब्लैकमेल करना, किसी एक कमजोरी को पकड़ करके उसको बार बार जो है प्रताड़ित करना। उसके बाद वर्बली उसको एब्यूज करना, बात बात में उसको गाली देना, किसी भी बात पर उसको ताना देना, टोंट करना, ये भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। इकोनॉमिक एब्यूज भी इसमें आता है। इकोनॉमिक एब्यूज में बहुत सारे घरों में आप देखे होंगे महिलाओं को गाली गलौज किया जाता है और बोला जाता है कि तुम निकम्मी हो, कोई काम नहीं कर सकती हो, किसी लायक नहीं हो, किसी तरह से तुम आगे नहीं बढ़ सकती हो, परिवार को आगे नहीं बढ़ने दे सकती हो, फाइनेंशियली जो है तुम्हारी वजह से क्राइसिस हो रहा है। ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। ठीक है, इस तरह से किसी भी महिला के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर महिला कैपेबल है, इच्छुक है, तो वो अपने काम को कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, उसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि आपको उनको डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, वायलेंस क्रिएट करना चाहिए। इनसे किसी भी इंसान को साइकोलॉजिकली जो है डिस्टरबेंस होता है और वो अपना एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को नहीं जी पाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन टू डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बारे में दो डिफरेंस देना है। कल्चर जो होता है हमारा, जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, वो हमारा कल्चर है। और जैसे कि मान के चलिए कि किसी एक प्रॉपर कम्युनिटी के बारे में बात करें, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे कम्युनिटीज हैं, तो ये लोग जो है अपने अपने कल्चर के अनुसार अपना अपना चीज़ों को, रिचुअल्स को, ओकेजन्स को, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं या फिर उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। ये हमारा होता है कल्चर। और सिविलाइजेशन का अगर हम बात करें तो सिविलाइजेशन में हमारा आ जाता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी, जो कि बहुत पुराने से पुराने समय से जो है चलता आ रहा है, पुराने समय से बढ़ता आ रहा है। और ये सारी चीजें जो है सिविलाइजेशन में आती है। और सिविलाइजेशन में एक चीज और आता है कि किस तरह से हम पुराने से पुराने समय में जानवर से, प्लांट से, या फिर जो भी सब्सटेंस था उससे अपना यूज करते हैं या फिर उसको यूज में लाते हैं। किस तरह से हम लोग जो है जानवरों को पालना शुरू किए थे, प्लांट को कंजर्व करना शुरू किए थे, उससे अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज करना शुरू किए थे। ये सब जो है सिविलाइजेशन में आता है। उसके बाद है 4 फंक्शन ऑफ फैमिली। फैमिली का 4 फंक्शन बताना है। किसी भी परिवार का 4 फंक्शन का अगर हम बात करें तो 4 फंक्शन जो है हमारा वो होता है। सबसे पहला फंक्शन होता है किसी भी परिवार का कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से निभाना। ठीक है, किसी भी परिवार का अगर कोई एक हेड ऑफ द फैमिली है तो उस हेड ऑफ द फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस परिवार का पूरा जो है जिम्मेदारी उठाए, और परिवार के मेंबर का, फैमिली के मेंबर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस हेड ऑफ द फैमिली की पूरी सपोर्ट करे और उनको सहायता करे आगे बढ़ने में और उस परिवार को आगे बढ़ाने में। और उस परिवार में दूसरा फैसिलिटीज है, परिवार में अगर बच्चे हैं तो बच्चों को प्रॉपर नरिशमेंट मिलना चाहिए, प्रॉपर फूडिंग मिलना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज मिलना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकली जो है अपने सोर्स ऑफ इनकम को नज़र में रखते हुए सबसे पहले अपने इनकम को डिवाइड करना चाहिए कि बच्चों के लिए कितना खर्च करना है, कितने % हमको एजुकेशन पे खर्च करना है, कितने % अपने लिविंग पे खर्च करना है, कितना % फूडिंग पे खर्च करना है। तो इस फीचर्स के वजह से जो है हमारा परिवार जो है वो एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। दूसरा फंक्शंस का अगर हम बात करें तो परिवार में एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि एजुकेशन का क्या पर्पस है, एजुकेशन से हम लोग को आगे बढ़ने में क्या मदद मिल सकता है। उसके बाद बड़ों का कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं, छोटों के साथ किस तरह से रहना है, समाज में हम किस तरह से रह सकते हैं, हमारा बिहेवियर किसी के साथ कैसा होना चाहिए, किस तरह से हम किसी भी सिचुएशन को डील कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें फंक्शन में आती है।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है? पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ने का अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है इनहेंस मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जिस तरह से धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, नए नए तरह का वायरसेस आ रहे हैं, बीमारी आ रही है, उस हिसाब से जो है मेडिकल फैसिलिटीज भी जो है अपने आप को इन्हेंस कर रही है। रोज नया नया, डेली नया नया रिसर्च हो रहा है और उस रिसर्च में जो है मेडिकल क्षेत्र को सबसे ज़्यादा मदद मिल रहा है। सरकार के तरफ से भी, आम लोगों के तरफ से भी, डॉक्टर्स, मेडिकल टीम्स, ये सारे लोग मिलकर के मेडिकल फैसिलिटीज को जो है आज उस ऊंचाई पर पहुंचा दिए हैं कि अब हमारे देश में किसी को भी कहीं बाहर जाकर के इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट बहुत सारे आसपास के देशों से लोग हमारे देश में आते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हमारे देश में अवेलेबल है। तो मेडिकल फैसिलिटीज इसका सही आंसर होगा। मॉडर्नाइजेशन इम्पैक्ट का सबसे पहला का आंसर होगा डी, इनहेंसमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव हमारा, ए बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रेन इज। मतलब बायोलॉजिकल सोशल यूनिट वाइफ, हस्बैंड और बच्चों को मिला करके क्या बनता है? एक पति, पत्नी और बच्चा, दो जनरेशन को मिला करके क्या बनता है? तो फैमिली बनता है। इसका आंसर होगा फैमिली, डी, राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉयज वर्किंग इन ए हॉस्पिटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो भी एम्प्लॉय हॉस्पिटल में वर्क करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? वॉलेंट्री ग्रुप, हॉरिजेंटल ग्रुप, मिक्स ग्रुप, वर्टिकल ग्रुप। तो इसका आंसर होगा हमारा मिक्स ग्रुप। मिक्स ग्रुप क्यों होगा? इसलिए होगा कि हॉस्पिटल्स में सारे लोग मिलजुल करके काम करते हैं। लैब टेक्नीशियन हो गए, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, एक्सरे टेक्नीशियन हो गए, फोर्थ ग्रेड स्टाफ हो गया, ये सारे लोग मिल करके काम करते हैं, इसलिए इसमें मिक्स्ड ग्रुप आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर डिप्रेशन ऑफ डिप्रीवेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड इज कॉल्ड। बेसिक ह्यूमन नीड्स का पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी पहला आंसर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, राइट, ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। एनी इवेंट और पीरियड दैट लीड्स टू एन अनस्टेबल सिचुएशन अफेक्टिंग एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। तो इसमें सबसे पहला आंसर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा सिचुएशन है जिससे कि इंडिविजुअल जो है किसी भी पीरियड में जाकर के अफेक्ट होता है। तो इसका आंसर है हमारा क्राइसिस। किसी भी इंडिविजुअल को अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, तो वो क्राइसिस हो सकता है। क्राइसिस में हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो सकता है, मेडिकल क्राइसिस हो सकता है। तो किसी भी तरह का अगर कोई भी इवेंट होता है, कोई भी अनस्टेबल सिचुएशन आता है, तो हर एक इंडिविजुअल जो है वो अफेक्टेड होता है उससे। तो हमारा पहला आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, क्राइसिस, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट अप्लाई थ्योरीज, मेथड और इंटरवेंशन टू डील प्राइमरीली विथ। तो हमारा जो है क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट के अनुसार जो है, उनके थ्योरीज के अनुसार कौन सा ऐसा इंटरवेंशन है, मेथड है जो कि डील करता है
सोशियोलॉजिकल इशूज से, तो हमारा इसमें आएगा सोशल इशूज। सोशल इशूज इसलिए आंसर होगा क्योंकि समाज में बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है, बहुत तरह का सिचुएशन आता है। समाज में लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो सोशियोलॉजिस्ट जो है वो अपने मेथड से, अपने थ्योरी से इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि समाज में किस तरह से समाज को सुधारा जा सकता है, किस तरह से समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। समाज में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे, किस तरह से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफिस सोशल इशूज। यहां पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और हमने जिस तरह से क्वेश्चन को डील करना आपको बताया, प्लीज आगे के एग्जाम में आप इसी तरह से डील करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन करें। थैंक यू सो मच।